स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे मार्टिन स्कोर्सेज़ी की बेस्ट मूवीज़ का। तो ये एक सब्जेक्टिव लिस्ट है। मैंने मार्टिन स्कोर्सेज़ी की जितनी भी मूवीज़ देखी हैं तो उनको मैं रैंक कर रहा हूँ। जो मुझे मूवी अच्छी लगती है तो उसको मैं सबसे पहले रखूँगा, और फिर जो मुझे सबसे उतनी खास नहीं लगी उस मूवी पर आते हैं। तो मार्टिन स्कोर्सेज़ी बहुत ही पुराने ज़माने से चलते आ रहे एक निर्माता हैं जो आई थिंक 60s से मूवीज़ बना रहे हैं हॉलीवुड में। तो मैंने उनकी कुछ 12 या 13 फ़िल्में देखी हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज की रैंकिंग पर। तो मेरी सबसे फ़ेवरेट फ़िल्म जो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी साहब ने बनाई है वो है 1990 में आई गुडफेलाज़। गुडफेलाज़ में बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग है रे लियोटा, रॉबर्ट डी नीरो और जोई पेसी के द्वारा। ये मूवी गैंगस्टर्स के बारे में है कि कैसे किस तरह से गैंगस्टर्स इस लाइफ में एंटर होते हैं, और उनको जब सक्सेस मिलती है अंधाधुंध तो किस तरह की सक्सेस उनको मिलती है। और ये काफ़ी रियल स्टोरीज़ से इनकी मूवीज़ इंस्पायर्ड होती हैं। जिस तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्ज़ापुर वगैरह आप देखते हैं, रियल क्राइम से होता है इंस्पायर्ड। उसी तरह अमेरिका में एक ज़माने में 1980s 90s तक भी बहुत ज़्यादा क्राइम में जो माफिया वगैरह जो होते हैं उनका काफ़ी दबदबा होता था। एक ज़माने में लोकल एरिया में भी काफ़ी दबदबा होता था। आज भी ऐसा कहा जाता है कुछ इलाकों में माफिया हो या मैक्सिकन कार्टेल हो, आज भी कहा जाता है इनका दबदबा आज भी है। तो उस तरह की मूवीज़ ये बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और ये बेसिकली मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट गैंगस्टर मूवीज़ है जो आप शायद कभी देखेंगे। तो इस मूवी को ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये इनके द्वारा बनाई गई मेरी फेवरेट मूवी है। इस मूवी में कोई ऐसे डल मोमेंट्स नहीं है, आपको कहीं भी बैठकर ये बोर होने नहीं देते हैं। इतना आपको एक्शन में रखेगी ये मूवी, और हर मूवमेंट आप फॉलो कर पाएंगे कि कहाँ से आप कहाँ तक जा रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए आजकल कई दफ़ा ऐसे होता है कई मूवीज़ में डलनेस को हटाने के लिए कैमरे को बस बार बार हिलाते रहते हैं। स्क्रीन पर कुछ होता नहीं, बस कैमरा हिलता रहता है। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा। तो इस तरह का इन्होंने नहीं किया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है, इसको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट मेरी सेकंड फेवरेट है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जो कि लियो की बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। लियोनार्डो डिकैप्रियो इसमें मेन एक्टर है, जोना हिल और ये सब दूसरे लोगों ने भी बहुत अच्छा किरदार किया है। तो इसमें जो मुख्य किरदार है जॉर्डन बेलफोर्ड का, ये एक रियल लाइफ कॉनमैन थे, इनसे इंस्पायर्ड है। अभी फ़िलहाल ये अपना जो भी जेल का वक्त है या जो भी पेनल्टी वगैरह है ये सब कुछ भरकर ये फिर जॉर्डन बेलफोर्ड फ़िलहाल मौजूदा दुनिया में फ्री हो चुके हैं। अब वो जेल में नहीं है, और वो काफ़ी अभी भी अमीर हैं। तो इनकी कहानी कि किस तरह इन्होंने एक ज़माने में कितने लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया था, किस तरह से पैसे स्टॉक मार्केट में घपले किए थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक सीखने की मूवी है ये, स्टॉक मार्केट वगैरह के ताल्लुक से। स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट शुरू कर रहे हैं और आपको इस तरह के लोग दिखाई दें जिस तरह इस मूवी में लियो का किरदार है, तो जो अचानक से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनसे उनकी सक्सेस के पीछे क्या राज हो सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पर्दाफाश किया गया है इस तरह के लोगों का। नेक्स्ट मूवी की ओर आ जाते हैं। मेरी थर्ड फेवरेट है 2019 में आई दी आयरिशमैन करके। दोबारा से रॉबर्ट डी नीरो और जोई पेसी के किरदार वापस आते हैं। तो ये ज़बरदस्त मूवी मुझे लगी इसलिए क्योंकि इन्होंने काफ़ी मूवीज़ इस तरह की बनाई है गैंगस्टर्स के बारे में, लेकिन ये मूवी एक बियॉन्ड जाती है। अक्सर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की मूवीज़ में आप देखेंगे कि गैंगस्टर कैसे ऊपर आता है और किस तरह से वो राज करता है ये बताया जाएगा। लेकिन इस मूवी की यूनिकनेस ये है कि जब गैंगस्टर का एक एज हो जाती है और फिर उनका राज चलाता है कोई और चलाते हैं, मतलब वो अपनी जगह बैठे हुए हैं। मतलब एक एज तो हर इंसान की देखिए ऐसी आती है रिटायरमेंट के बाद। उस तरह के जो फेज़ है उसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है। जिमी हॉफा एक बहुत बड़े गैंगस्टर होते थे 1960s के ज़माने में, जब रॉबर्ट कैनेडी प्रेसिडेंट होते थे यूएस के, सॉरी जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट होते थे यूएस के। और उस ज़माने में उनके जो भाई थे रॉबर्ट कैनेडी, उन्होंने माफिया को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने का उन्होंने बहुत बड़ा एक मुहिम चलाई थी। इस मूवी में इस मुहिम को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और जिमी हॉफा जो अल पचिनो प्ले करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर है इस मूवी में। और रॉबर्ट डी नीरो और जोई पेसी के भी बहुत ज़बरदस्त किरदार है। ये कहानी तकरीबन रॉबर्ट डी नीरो के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है, जो कि पहले तो जोई पेसी एक माफिया डॉन होते हैं, उनके साथ मिलकर वो ऊपर आते हैं। लेकिन फिर क्योंकि जिमी हॉफा जो अल पचिनो जिनका रोल करते हैं, रॉबर्ट डी नीरो उनकी तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो जाता है क्योंकि वो उस समय के सबसे बड़े डॉन होते थे, तो वो उनके ख़ास हो जाते हैं। तो मूवी में बहुत बड़ा एक धर्म संकट आता है रॉबर्ट डी नीरो के किरदार के लिए। तो इस मूवी को ज़रूर देखें। मैं इस मूवी में मगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये 3.5 घंटे की इन्होंने बनाई है, और ये ऐसे ही नहीं, मतलब मुझे समझ आई कि जानबूझकर बनाई है। वो आपको उस पेन को वो फ़ील कराना चाहते हैं। कि जब मतलब इंसान आगे कुछ कर नहीं पाता, मतलब एक एज में आकर वो चाहते हैं कि आपको सीन लंबा और बोरिंग लगे। पर्पसली इस तरह का उन्होंने बनाया है। लेकिन जब आप मूवी की स्टोरी देखेंगे तो बहुत हैट्स ऑफ है इस मूवी को। इस मूवी को मैं रिकमेंड करूँगा यंगर ऑडियंस के लिए कि इसको फौरी ना देखें। इस मूवी को देखने से पहले आपको गुडफेलाज़ और ऐसी दूसरी मूवीज़ जो मैं बताने वाला हूँ मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की, जो आप ये देखेंगे तभी इस मूवी को समझ पाएंगे द आयरिशमैन को। वरना द आयरिशमैन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है। पहली बार अगर आपने कभी मार्टिन साहब की कोई मूवी नहीं देखी और पहली बार उठाकर आपने आयरिशमैन देख ली तो आपको बहुत ही बोरिंग लगेगी। काफ़ी पार्ट्स में बहुत ही बोरिंग लगेगी ये मूवी। लेकिन अगर आप इनकी मूवीज़ को समझते हैं और इन्होंने इतनी सारी मूवीज़ जो बनाई हैं, उसका शीर्ष कहेंगे या क्या कहते हैं, उसका सब्जेक्ट आप अगर समझेंगे तो आपको ये मूवी बहुत अलग लेवल की लगेगी। तो नेक्स्ट मूवी पर आ जाते हैं, द डिपार्टेड। इसमें भी ज़बरदस्त स्टार कास्ट। मैट डेमन है इसमें, मैट वॉलबर्ग है इसमें, फिर से लियोनार्डो डिकैप्रियो है इसमें, जैक निकल्सन जैसे किरदार है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मूवी है। तो इस मूवी में मैट डेमन का जो किरदार है वो
माफिया द्वारा भेजे गए एक जासूस है पुलिस में जासूसी करने के लिए। और जो लियोनार्डो डिकैप्रियो का जो किरदार है, उनको पुलिस ने अंडरकवर भेजा हुआ है माफिया वालों की जासूसी करने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट पेस ये मूवी है, आपको हमेशा एज ऑफ द सीट रखेगी, क्योंकि दोनों किरदार मैंने इस मूवी की बहुत ही यूनिक बात ये है, अक्सर हम मूवीज़ देखते हैं तो कोई हम देखते हैं जो भी हीरो का या विलन का किरदार होता है वो जासूसी करने के लिए वो दुश्मन के कैंप में जाता है, अक्सर हम देखते हैं। लेकिन मैंने इस तरह की ये पहली मूवी देखी है जहाँ पैरेलली आप इसमें हीरो या विलन आप किसको लेना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है, मतलब पुलिस और माफिया दोनों के पैरेलली किरदार हैं जो कि एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, एट द सेम टाइम दोनों अंदर से जासूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही यूनिक स्टोरी है। आई थिंक ये भी एक अच्छी एंट्री पॉइंट है अगर आपने कभी कोई इनकी मूवी नहीं देखी। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा सबसे आसान, कोई अगर नए लोग हैं, मतलब मूवीज़ आप अगर पुरानी मूवीज़ आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट इनकी बेस्ट मूवी हो सकती है, जिसको मैंने नंबर 2 रैंक पर रखा है। अगर आपको इनकी मूवीज़ के बारे में कुछ नहीं पता या आप पुरानी मूवीज़ देखने के आदी नहीं है तो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बहुत ही नए ज़माने के बच्चों के हिसाब से नए ज़माने के लिए उन्होंने बनाई है। इतनी एडवांस एज में भी बहुत अच्छी मूवी बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं। वो अगर आपको समझ आई तो आपको इनकी और मूवीज़ भी अच्छी लगने लगेंगी। तो नेक्स्ट मूवी पर आ जाते हैं। नंबर 5 पर मैं दूंगा 1995 में आई कसिनो को। कसिनो मूवी जैसे कि आप समझते ही हैं, लास वेगस शहर में जहाँ पर बहुत सारे कसिनोज़ हैं, उसमें से एक कसिनो के बारे में है कि कैसे माफिया के लोग आते हैं और वहाँ पर लास वेगस में वो एक अपना खुद का कसिनो सेटअप करते हैं और वहाँ उनको क्या क्या बिज़नेस में क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है, कैसे कसिनो को चलाया जाता है और कसिनो वाले किस 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 चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अपना बिज़नेस आगे बढ़ाते हैं। और कसिनो जैसे चलाने वाले जैसे बड़े दिग्गजों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किससे प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन उनके बिज़नेस को नुकसान कर सकता है और किस तरह से अच्छा बड़ा बड़ा कसिनो भी बंद हो सकता है। तो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, फिर से जोई पेशी और रॉबर्ट डिनीरो वापस आते हैं और धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं हमेशा की तरह। आइए नंबर 6 की मूवी पर आ जाते हैं। नंबर 6 मैं दूंगा शटर आइलैंड को। शटर आइलैंड जो कि 2010 में आई थी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें वंस अगेन वापस आते हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो और उनका साथ देने के लिए मार्क रफलो जो एमसीयू में हल्क का रोल करते हैं वो भी इस मूवी में है, और बेन किंग्सली साहब जो एमसीयू में मैंड्रिन का रोल कर चुके हैं और गांधी का रोल भी उन्होंने किया है गांधी मूवी में, और बहुत सारे अच्छे मूवीज़ में उन्होंने काम किया है, पुराने एक्टर हैं। तो इन तीनों की जो परफॉर्मेंस है इसमें और स्पेशली लियोनार्डो डिकैप्रियो की जो परफॉर्मेंस है इस मूवी में और फिर से वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में, मैं बोलूँगा दोनों मूवीज़ में ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस है। शटर आइलैंड में भी बहुत ज़बरदस्त आप स्टोरी है। तो बेसिक मैं बोलूँगा कि मार्क रफलो और लियोनार्डो डिकैप्रियो दो पुलिस वाले हैं जो कि एक पागल खाने में, एक आइलैंड पर एक पागल खाना होता है जिसको अलग लोगों के लिए रखा जाता है, बिल्कुल ही पागल किस्म के लोगों के लिए या क्रिमिनल्स के लिए। तो वहाँ पर किसी की हत्या हो जाती है और इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए मार्क रफलो और लियोनार्डो डिकैप्रियो वहाँ सिटी से उस आइलैंड पर आते हैं और वहाँ उस हॉस्पिटल में उनको काफ़ी सारे राज के बारे में पता चलता है, जो कि क्रिमिनल्स के बारे में भी उनको हिस्ट्री पता चलती है, और जो हॉस्पिटल चलाते हैं डॉक्टर जो बेन किंग्सली का किरदार है उनकी भी क्या क्या एक्टिविटीज़ है उनका उनको पता चलता है। तो आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा और ख़त्म पर इसमें डर है, मतलब ऑडियंस को एज ऑफ द सीट पे रखा है। बहुत ही ज़बरदस्त निर्देशक ये फिल्म है और बहुत अच्छा इनके रेगुलर स्टाइल से जो कि अक्सर गैंगस्टर पर फोकस करती है या फिर क्राइम पर भी करते हैं, तो ये इसमें जो डर इन्होंने साइकोलॉजिकल जो डर कैप्चर किए हैं बहुत ही बेहतरीन है और इनकी बाकी मूवीज़ से ज़रा हटके है, तो ज़रूर इस मूवी को देखिएगा। नेक्स्ट मूवी पर आ जाते हैं। नंबर 7 मैं दूंगा टैक्सी ड्राइवर को, जो कि 1976 में आई थी। इसमें वंस अगेन रॉबर्ट डिनीरो का स्टार मेकिंग परफॉर्मेंस है। रॉबर्ट डिनीरो को आज जिस तरह से एज ए स्टार एज एक्टर जाना जाता है, तो ये वन ऑफ द मूवी है टैक्सी ड्राइवर, जिसकी वजह से उनको जाना जाता है दुनिया में आज भी, और जिसकी वजह से उनका नाम हुआ था पूरी दुनिया में। ये मूवी भी बहुत अच्छी है। एक थोड़ी सी स्लो ये थ्रिलर है। मूवी जब शुरू होती है तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकती है क्योंकि थोड़ा पुराने ज़माने की मूवी है, लेकिन इसकी स्टोरी और रॉबर्ट डिनीरो की जो एक्टिंग है आपको समझ आ जाएगी ये क्यों फेमस हुए, क्यों इतने ज़बरदस्त एक्टर ये बने और क्या इनका किरदार है। जैसे आप मूवी के टाइटल से समझ ही गए होंगे, ये एक टैक्सी ड्राइवर के बारे में है। तो ये मूवी न्यूयॉर्क में टेक प्लेस करती है, जहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर है जो अकेले रहते हैं और वो उनको ज़िंदगी में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार में कोई नहीं होता और वो बस शहर में एक अकेली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और तरह तरह के अजीब अजीब लोगों से और अच्छे बुरे हर किस्म के लोगों से उनका पाला पड़ता है और बिल्कुल गरीबी में वो जीते हैं और इसका उनके दिमाग पर क्या असर होता है। अगर आपने 2019 की जोकर मूवी देखी है जिसमें जोकिन फिनिक्स है, उनका परफॉर्मेंस जो जोकर का आपने देखा होगा, वो परफॉर्मेंस और वो जो पूरी स्टोरी है कि गरीबी और मेंटल प्रॉब्लम्स का ये जोकर पर, यानी जोकिन फिनिक्स के किरदार पर, अर्थर आई थिंक नाम होता है किरदार का, अर्थर कैसे धीरे धीरे कैसे जोकर बनने की तरफ जाता है, ये जो पूरी एक जर्नी है ये मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की मूवी टैक्सी ड्राइवर से काफ़ी इंस्पायर्ड है। और एक और मूवी है उनकी, आगे हम डिस्कस करेंगे, किंग ऑफ कॉमेडी। तो ये दो मूवीज़ से 2019 की जोकर बहुत इंस्पायर्ड है, बल्कि जो 2019 की जोकर है उसको डायरेक्ट करने के लिए पहले यही फिल्म के डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी साहब को ही इन्वाइट किया गया था, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गैंगस्टर और इस तरह के रियलिस्टिक मूवीज़ वो करने के आदी हैं और वो शुरू से, क्योंकि वो एक बहुत पुराने ज़माने से है,
उनको सुपर हीरो मूवीज़ उनको समझ नहीं आती हैं, शुरू से उनको उतनी पसंद नहीं है। बहुत कभी-कभी उन्होंने मूवीज़ देखी हैं इस तरह की, तो उनको आज भी वो पूरी तरह से उस आइडिया को वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने टॉड फ़िलिप्स को वो मूवी सौंपी और बहुत अच्छा किया। मतलब टॉड फ़िलिप्स ने बहुत ज़बरदस्त इंसाफ़ किया है उस मूवी के साथ। मेरे हिसाब से तो 2019 में जो पैरासाइट का ऑस्कर दिया था, अब थोड़ा-सा हम ऑफ टैंजेंट जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो पैरासाइट को जो ऑस्कर दिया था, बेकार में दिया था एक शो करने के लिए। अब मेरे हिसाब से 2019 में जोकर जैसी मूवी को ऑस्कर मिलना चाहिए था बेस्ट मूवी का, या फिर और भी कुछ इंग्लिश मूवीज़ थी, अब मैं नाम नहीं लूँगा, वीडियो वरना लंबी वैसे भी लंबी हो चुकी है और बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इनकी मूवी है नंबर 8 में दूंगा रेजिंग बुल को। वंस अगेन रॉबर्ट डी नीरो, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अगर आपने अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह देखी है तो ये किरदार आपने रॉबर्ट डी नीरो को करते हुए अगर आप देखना चाहते हैं उनके जवानी में, बहुत ज़बरदस्त किरदार है, बॉक्सर का किरदार है, जो बिल्कुल कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी और इस तरह की जो एनिमल जो आप मूवीज़ आज के ज़माने में आप देख रहे हैं, ये 1980 में इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से रॉबर्ट डी नीरो करते हैं। मूवी ब्लैक एंड वाइट में बनाई गई है, मेरे ख्याल से बहुत सारे यंग व्यूवर्स के लिए टर्न ऑफ है, लेकिन मैं बोलूँगा देखिए ब्लैक एंड वाइट के पार देखने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत सिनेमा, बहुत ज़बरदस्त सिनेमा दिखेगा। अभी लोगों को बहुत सारे मैं देखता हूँ पता ही नहीं है। देखिए बहुत थोड़ा सा कलर को इग्नोर कीजिए, सबटाइटल वगैरह लगाकर अगर आप देख सकते हैं, देखिए आपको बहुत ज़बरदस्त आर्ट दिखेगी, जो आज कलर ग्राफिक्स और सीजीआई को लेकर भी इस तरह के विजुअल्स नहीं बनाए जा सकते जो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में वो बनाते थे। आप अगर कभी बैठकर 10 या 15 मिनट कोई मूवी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो अब आप बोलेंगे 1980 की ये मूवी है तो इन्होंने ब्लैक एंड वाइट में क्यों बनाई? तो बेसिकली टीवी पर एक बॉक्सिंग जब ये बचपन में देखते थे तो टीवी पहले ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे। थोड़ा सा हिस्ट्री ट्रिप में हम जा रहे हैं, तो मूवी की जो एस्थेटिक है वो ब्लैक एंड वाइट इसलिए है क्योंकि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जो निर्देशक हैं, वो खुद बॉक्सिंग जब देखते थे टीवी पर बचपन में तो ब्लैक एंड वाइट में आती थी। 1930s के बारे में ये मूवी है, एरा के बारे में मूवी है, इसीलिए इसको ब्लैक एंड वाइट में बनाने का उन्होंने फैसला किया। और उनको बहुत सारा ब्लड वो बताना चाहते थे मूवी में, उनको लगा अगर ब्लड पूरा जिस तरह के वो सीन बता रहे हैं ज़्यादा बताएंगे फिर 1980s का सेंसर जो है उनको चलने नहीं देगा, इसीलिए उन्होंने कहा हटाओ यार सेंसर को, गोली मारो और ब्लैक एंड वाइट में सारी मूवी बना दो। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त एस्थेटिक से मूवी बनाई है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो नंबर 9 पर आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था किंग ऑफ कॉमेडी, 1982 में ये मूवी आई है। वंस अगेन बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। रॉबर्ट डी नीरो फिर से आते हैं और आप जैसे मैंने बोला टैक्सी ड्राइवर और किंग ऑफ कॉमेडी, इन दोनों को मिलाकर जिस तरह से 2019 की जोकर की स्टोरी बनाई गई है, तो आप ये मूवी देखेंगे तो ये भी मूवी आपको बहुत यूनिक लगेगी। रॉबर्ट डी नीरो वंस अगेन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं और आपको समझ आएगी कि क्यों जोकर को कितना इनका किरदार सूट करता है। अगर पहले इस तरह से बजट वगैरह अलॉट होते तो शायद रॉबर्ट डी नीरो ही जोकर का रोल कर लेते। नेक्स्ट मूवी पर आते हैं नंबर 10, केप फियर। 1991 में ये मूवी आई है। आई थिंक यही मूवी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ये और थोड़ी सी और सारी इस तरह की मूवीज़ पहले भी बन चुकी हैं, जो साइको किलर की मूवी होती है, जिस तरह एक साइको कोई फैमिली के पीछे पड़ जाता है। तो आई थिंक आप इसको SRK की डर से भी इसको मिला सकते हैं किस तरह से। 1991 की ये है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डर इससे बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपीड है, बट थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो सकते हैं। तो रॉबर्ट डी नीरो फिर से आते हैं, इस बार थोड़े से उनकी एज हो चुकी है और किलर के किरदार में, साइको के किरदार में वो दिखाई देते हैं, जिसको एक यंग लड़की से ऑब्सेशन हो जाता है। उनको उस लड़की के जो पिता होते हैं वो एक जज होते हैं जिन्होंने रॉबर्ट डी नीरो के किरदार को सज़ा सुनाई थी, तो वो वैसे भी एक बदले की भावना से वो पीछे पड़ जाते हैं उस फैमिली के, जहाँ भी जाए उनका पीछा शुरू कर देते हैं और स्पेशली उस जज की बेटी से वो ऑब्सेस हो जाते हैं। तो ये मूवी भी आप देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम नंबर 11 पर। तो नंबर 11 पर है गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि 2002 में आई थी। लियोनार्डो डी कैप्रियो, लियाम नीसन जो टेकन मूवीज़ में आते हैं, और डैनियल डे लुइस जो कि बहुत बड़े अदाकार माने जाते हैं हॉलीवुड के, वो काफ़ी ऑस्कर वगैरह भी वो जीत चुके हैं, एक्टिंग लेजेंड बोलते हैं उनको बहुत लोग। उनके साथ इन्होंने ये मूवी बनाई है। ये वाली मूवी की जो स्क्रीन प्ले वगैरह है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और ये मूवी मुझे उतनी समझ नहीं आई। तो देखिए मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने अपने करियर में देखिए उन्होंने कुछ आई थिंक 40 या 50 मूवीज़ बनाई हैं और काफ़ी सारी मतलब 1960s, अर्ली 60s या लेट 50s में भी उन्होंने ब्लैक एंड वाइट के दौर में भी बनाई हैं। तो उनकी सारी 55 या 60 कुछ फिल्में हैं, तो सारी तो मैंने नहीं देखी हैं, लेकिन जो कुछ मूवीज़ मैं देख चुका हूँ तो उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 11 पर है गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क। तो गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में 1900s के बारे में बताया गया है, किस तरह से न्यूयॉर्क में पहले जिस तरह से आप जानते हैं अमेरिका में जब गोरे लोग आए तो सबसे पहले स्पेनिश कोलंबस स्पेन से थे और फिर उनके बाद इंग्लैंड और अन्य देश वाले आए। तो पहले इंग्लैंड वालों ने न्यूयॉर्क बसाया था। न्यूयॉर्क में जो यॉर्क है वो इंग्लैंड के यॉर्क सिटी पर बेस्ड है, यॉर्कशायर पर बेस्ड है। उसको उन्होंने क्योंकि वहाँ पर बसाया है अमेरिका में, तो उसका नाम न्यूयॉर्क पड़ा। और उनके बसाने के कुछ 100-150 साल बाद 1900s में आयरिश जो लोग होते हैं आयरलैंड में रहने वाले, वो वहाँ पर वॉर होने की वजह से वो अमेरिका आने लगे। तो इंग्लैंड और आयरलैंड में अगर आपने इतिहास पढ़ा है आप जानते हैं काफ़ी उनमें आपसी दुश्मनी होती थी कई ज़मानों तक, सदियों तक। वो लास्ट सदी तक भी बोल सकते हैं, पिछली सदी के शुरुआत तक भी इंग्लैंड और आयरलैंड वाले एक दूसरे को मारते रहते थे। तो हालांकि वो बिल्कुल पड़ोसी देश हैं, लेकिन हमेशा से उनकी एक जंग रही है। अभी भी आयरलैंड का एक नॉर्थ का हिस्सा अभी भी इंग्लैंड के अंडर आता है।
खैर ये तो इतिहास की बात हो गई। तो इसी इतिहास को लेकर न्यूयॉर्क में इंग्लैंड और आयरलैंड वालों की लड़ाई हो जाती है और ये भी एक एंटरटेनिंग मूवी है। लेकिन डैनियल डे लुइस और इतने ज़बरदस्त एक्टर्स लियोनार्डो डिकैप्रियो, लियम नीसन, इतना ज़बरदस्त टैलेंट होने के बावजूद ये कोई यादगार मूवी मुझे नहीं लगी। नेक्स्ट मूवी की मैं बात करूँगा तो ये है ह्यूगो। ह्यूगो अच्छी मूवी है, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि ये बच्चों के लिए, बच्चों को शायद पसंद आएगी, थोड़ी सी यूनिक लगेगी। तो इनकी ये पहली मूवी, यूजुअली इनकी मूवी में जो है बहुत खुलकर, क्योंकि गैंगस्टर्स पर और क्राइम पर मूवीज़ बनाते हैं तो काफ़ी खुलकर गाली गलौज वगैरह और लड़ाई झगड़ा, खून खराबा बहुत दिल खोलकर बताया जाता है अक्सर इनकी मूवीज़ में। लेकिन ये जो मूवी ह्यूगो स्पेशली जो मूवी है, ये थोड़ा सा इन्होंने बच्चों के लिए बनाई है। एक इनका अटेम्प्ट था कि मतलब 3D टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश की है, जो 2004-5 में बहुत पॉपुलर हो रही थी, यानी नेक्स्ट रेवोल्यूशन मानी जा रही थी जब तक के अवतार भी आई थी। तो आई थिंक 2005 या 6 की ये मूवी है ह्यूगो करके। सिनेमा, शुरुआती सिनेमा, साइलेंट सिनेमा किस तरह से बनता था उसके बारे में ये मूवी है। और एक बच्चे के, अनाथ बच्चे के बारे में है, जो कि एक रेलवे स्टेशन पर छुप कर रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसको कोई अनाथालय में फेंक दिया जाए। और वो छुप छुप कर वो रेलवे स्टेशन की घड़ियों को ठीक करता है, जो कि उसने ये घड़ियों को ठीक करना उसने अपने पिता से सीखा था। तो इस मूवी में फिर उस बच्चे की मुलाकात और दूसरे किरदारों से होती है जो रेलवे स्टेशन पर रहते हैं या काम करते हैं या आते जाते हैं। तो इस मूवी को भी आप देख सकते हैं, अच्छी है मूवी, मुझे अच्छी लगी। लेकिन इनके रेगुलर स्टाइल से जो गैंगस्टर लुक और जो कॉनमैन और क्राइम और रियलिटी और माफिया, इस चीज़ के लिए जो जाने जाते हैं, इससे बिल्कुल ये हटके मूवी है। फिर भी मैं कहूँगा अच्छी है, आप देख सकते हैं। और नंबर 13 मैं कहूँगा दी एविएटर, जो कि 2004 में आई थी। लियोनार्डो डिकैप्रियो वंस अगेन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। हार्वर्ड ह्यूज करके एक बहुत बड़े करोड़पति होते थे, जिस तरह आज इलॉन मस्क और जेफ बेजोस हैं, उस तरह एक ज़माने में अमेरिका के रिचेस्ट मैन में ये होते थे, या टॉप 10 में कुछ होते थे हार्वर्ड ह्यूज करके। बहुत ही बड़े बिलियनर थे ये। ऑयल कंपनी होती थी इनकी और फिल्म्स बनाते थे ये। और उस ज़माने में आई थिंक 1930s में जब ये ज़िंदा होते थे रियल लाइफ में, तो इन्होंने हेल्थ एंजल्स करके एक मूवी बनाई थी, जो उस ज़माने में सबसे महंगी मूवी थी। ये आप जो टॉप गन और रिसेंटली भारत में आई फाइटर जो आपने देखी है, तो उस ज़माने में जो प्लेन्स की लड़ाई होती थी वो रियल लाइफ में कैप्चर करने के लिए रियल प्लेन्स उड़ाए हैं, क्योंकि जब सीजीआई तो था नहीं। तो आप जब जेट प्लेन्स भी नहीं होते थे, आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने के पंखे वाले प्लेन हैं, उन प्लेन्स पर कितने, आई थिंक 20 या 25 प्लेन्स लेकर किस तरह से वो मूवी बनाते हैं, उस चीज़ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने ये मूवी बनाई है, द एविएटर। मूवी का स्कोप और आइडिया बहुत ही बड़ा है, जो लेजेंड को वो कवर कर रहे हैं मूवी बहुत बड़ी है। लेकिन ये मूवी बहुत ही बोरिंग हो जाती है, बीच बीच में बहुत ही डल हो जाती है। इस मूवी में कुछ कुछ सीन बहुत अच्छे अविश्वसनीय सीन बनाए हैं आज के ज़माने के हिसाब से भी, लेकिन आप इस मूवी को ओवरऑल अगर 2 ढाई घंटे की पूरी मूवी देखेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगी। तो ये एक ही ऐसी मूवी, मैंने अब तक इनकी 13 ही मूवीज़ देखी हैं, और ये एक मूवी को मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत बोरिंग और उतनी अच्छी नहीं लगी। बाकी के जो मैंने 12 बताए आपको अच्छी लगी। ह्यूगो भी मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगी। शायद बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा, बच्चों को या टीनेजर्स को अच्छी लगेगी। तो बाकी के जो मैंने 10-11 मूवीज़ बताए हैं वर्ल्ड क्लास मूवीज़, और स्पेशली गुडफेलास और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और आयरिशमैन ले लें आप, शटर आइलैंड को ले लें, द डिपार्टेड को ले लें, टॉप 5 जो मैंने इनकी रखे, कैसीनो को ले लें, टॉप 6, टॉप 5, टॉप 6, टैक्सी ड्राइवर, जो भी इनकी ज़बरदस्त मूवीज़ हैं, रेजिंग बुल, किंग ऑफ कॉमेडी, तो ये सारी मूवीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ हैं। केप फियर, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, एविएटर और ह्यूगो वगैरह को आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा नंबर 9 तक जो भी मूवीज़ है इनको मिस मत कीजिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इवन मैं कहूँगा आयरिशमैन, हालांकि मुझे एज ए पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैं कहूँगा कि आयरिशमैन को भी आप लास्ट में देखिए। इनकी कुछ 5-6 फिल्में देखने के बाद ही आप आयरिशमैन देखिए, तब आपको वो पसंद शायद आ सकती है। डायरेक्टली आयरिशमैन ना देखें, आपको समझ नहीं आएगी, मतलब वो आपको फीलिंग नहीं आएगी जो वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं। जो उनकी दूसरी मूवीज़ देखने वाले ही आयरिशमैन को समझ सकते हैं। और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट या शटर आइलैंड क्योंकि नए बने हुए हैं, 2010, 2014, 15 की है, तो उससे मैं रिकमेंड करूँगा आप इनकी मूवीज़ देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप यंगर ऑडियंस में आते हैं तो आपको देखने के लिए आसानी होगी, और आपको समझने में, इनका डायरेक्शन स्टाइल वगैरह समझने में भी आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके बताइए इनकी कौन सी मूवी आपकी फ़ेवरेट है, और क्या आपने, मैं इनमें से जो भी मैंने मूवीज़ बताई हैं, आपने इनमें से कोई मूवी देखी है तो उसमें आपको क्या अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।